नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की जिसका नाम है हिंद यवन आक्रमण। तो आज हम हिंद यवन आक्रमणों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि भारत पर होने वाले जो आक्रमण थे वो सबसे पहले हुआ था हिंद यवन, ठीक है, हिंद यवन। और हिंद यवन के बाद हुआ था शकों का आक्रमण, ठीक है। तो शकों के बाद किसका हुआ? पहलव का। और पहलव के बाद कुषाणों का, ठीक है। तो पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये क्रम आपके लिए याद रखना बहुत ही अति आवश्यक है, तो इस क्रम को आप याद रखिएगा। तो आज हम चर्चा जिसकी करेंगे वो करेंगे हिंद यवन आक्रमण के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब सिकंदर भारत आया, वापस गया और 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर की मौत हो गई, तो सिकंदर द्वारा जितने भी राज्य जीते गए थे, एक विशाल साम्राज्य जीता गया था, उसका उपभोग उसके जो सेनापति थे सेल्यूकस, कौन था सिकंदर का सेनापति? सेल्यूकस। उनके द्वारा उन राज्यों का उपभोग किया जाता था। जैसे मैसिडोनिया हुआ, पार्थिया, बैक्ट्रिया, ये सभी राज्यों का उपभोग सेल्यूकस करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब सेल्यूकस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो पार्थिया और बैक्ट्रिया, ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र कर दिए और पार्थिया पर ऑरेक्सस और बैक्ट्रिया पर डायोडोटस का अधिकार हो गया। ये दोनों स्वतंत्र हो गए। जब ये दोनों स्वतंत्र हो गए, किसके समय में स्वतंत्र हुए? एंटियोकस के समय में ये स्वतंत्र हो गए, एंटियोकस द्वितीय के समय में। जब ये स्वतंत्र हो गए उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एंटियोकस तृतीय, जो सेल्यूकस वंश का ही रहता है, किस वंश का रहता है? सेल्यूकस वंश का एंटियोकस तृतीय रहता है। ये क्या करता है? ये पार्थिया पर पहले आक्रमण करता है, ठीक है। जब ये पार्थिया पर आक्रमण करता है तो इसका पार्थिया का इससे संधि हो जाता है। क्या हो जाता है? संधि, ठीक है। इसमें संधि हो जाती है, यानी आक्रमण का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन जब ये दूसरा आक्रमण करता है बैक्ट्रिया पर, तो उस समय बैक्ट्रिया का जो शासक रहता है उसका नाम रहता है यूथिडेमस, ठीक है। उस समय बैक्ट्रिया पर शासन की गद्दी पर यूथिडेमस बैठा रहता है और यूथिडेमस बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा रहता है। जब इसका युद्ध होता है तो दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, लेकिन अंत में क्या होता है? इन दोनों के बीच भी संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। एंटियोकस और यूथिडेमस के बीच संधि हो जाती है। जब दोनों के बीच संधि हो जाती है तो इस संधि को स्थापित करने के लिए, यानी अस्थायी करने के लिए, एंटियोकस अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस के साथ एंटियोकस तृतीय अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ये दोनों तब संबंधी हो गए। जब दोनों संबंधी हो गए तो उसके बाद क्या होता है? एंटियोकस तृतीय जो रहते हैं ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं, ठीक है। तब ये 206 ईसा पूर्व, यानी कि BC, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। तो 206 में ये भारत पर आक्रमण करते हैं। कहाँ से करते हैं? हिंदकुश पर्वत को पार कर ये काबुल घाटी में जब आते हैं, ठीक है। जब ये काबुल घाटी में आते हैं तो भैया काबुल घाटी का शासक कौन रहता है? काबुल घाटी का शासक रहता है सुभग सेन। कौन? सुभग सेन। और इसी सुभग सेन को भारतीयों का राजा कहा गया है। किसका राजा? भारतीयों का राजा, ठीक है। ये सुभग सेन भारतीयों का राजा कहा गया है। कौन कहा इसको? इसको पोलेबियस भारतीयों का राजा कहा गया है। तो जब एंटियोकस काबुल घाटी पहुंच जाता है तो सुभग सेन क्या करता है? आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। ये आत्मसमर्पण कर देता है और ये एंटियोकस को 500 हाथी प्लस हरजाना, ठीक है, बहुत बड़ा हरजाना दे देता है। फिर एंटियोकस वापस चला जाता है, ठीक है। हरजाना और 500 हाथी लेकर सुभग सेन से वो वापस चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? जब यूथिडेमस की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जब यूथिडेमस की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र रहता है डेमेट्रियस राजा बनता है। जब डेमेट्रियस उत्तराधिकारी बनता है अपने राज्य का, बैक्ट्रिया का उत्तराधिकारी बनता है, तो फिर ये भारत पर आक्रमण करता है और हिंदकुश पर्वत पार करके, क्योंकि उस समय क्या था? उस समय यही था ना कि भारत पर आक्रमण अगर भैया करना है तो आक्रमण करने के लिए कोई और मार्ग नहीं था। पश्चिमोत्तर साइड से ही लोग आते थे, ठीक है।
पश्चिमोत्तर साइड से आते थे और ये भारत पर आक्रमण करते थे, ठीक है, इसी साइड से आक्रमण होता था। तो ये डेमेट्रियस जो था ये पश्चिमोत्तर साइड से आया हिंदुकुश पर्वत पार करके, ठीक है। उसके बाद ये सिंध, ये पहले भारत का ही अंग था ये सब, ये सिंध और पंजाब, सिंधु पर और पंजाब पर अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। सिंधु पर और पंजाब पर डेमेट्रियस अपना अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी शाकल को बनाता है। किसको बनाता है? राजधानी शाकल, जिसे वर्तमान में सियालकोट के नाम से जाना जाता है। तो डेमेट्रियस आक्रमण करता है, सिंधु पंजाब को अपने कब्जे में ले लेता है और राजधानी शाकल को बनाता है, ठीक है। और डेमेट्रियस जब भारत पर आक्रमण करता है, संभव उसका जो सहयोगी था या सेनापति जिसे हम कहते हैं वो था मिनेंडर, ठीक है। तो मिनेंडर अब डेमेट्रियस अधिकार करता, राजधानी बनाता है। फिर डेमेट्रियस खरोष्ठी लिपि के सिक्के भी जारी कराता है। खरोष्ठी लिपि के सिक्के, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। खरोष्ठी लिपि के सिक्के चलाता है, जारी करवाता है। लेकिन जब भारत विजय में डेमेट्रियस लीन रहता तो उसी समय जो उसका राज्य रहता बैक्ट्रिया पर यूक्रेटाइडिस जो एक क्रांतिकारी रहता है, जो सेनापति रहता है बैक्ट्रिया में एक, वो आक्रमण कर देता है और सत्ता पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। यूक्रेटाइडिस बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है। जब इसकी सूचना डेमेट्रियस को मिलती है तो डेमेट्रियस भागता हुआ बैक्ट्रिया आता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यह बैक्ट्रिया से उसका कोई भी नाता नहीं रह गया, संबंध खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूक्रेटाइडिस अधिकार कर लेता है। तो डेमेट्रियस वापस चला जाता है। जब डेमेट्रियस वापस चला जाता है तो, और ये भी कहा जाता है कि जो डेमेट्रियस था वो सिकंदर के बाद पहला ऐसा यवन शासक था जो भारत की सीमा में प्रवेश कर सका था, ठीक है। तो अब देखिए यूक्रेटाइडिस बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। यूक्रेटाइडिस बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है। जब ये बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लेता है फिर ये भारत विजय की योजना ये भी बनाता है, ठीक है। भारत विजय की योजना बनाता है। फिर ये भी आता है तो यूक्रेटाइडिस कम से कम 1500 नगरों को जीतता है, 1500 नगरों को अपने अधीन कर लेता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसका जो पुत्र रहता है, कौन रहता है पुत्र? अपोलोडोटस इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। यूक्रेटाइडिस की इसके पुत्र अपोलोडोटस द्वारा हत्या कर ली जाती है, ठीक है। लेकिन जस्टिन क्या कहते हैं? जस्टिन महोदय का ये कहना है कि इसकी हत्या बैक्ट्रिया जाते समय, यानी जब यूक्रेटाइडिस बैक्ट्रिया पर लौट रहा था वापस, तो रास्ते में इसके पुत्र हेलियोक्लीज द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। इसके पुत्र यूक्रेटाइडिस के पुत्र हेलियोक्लीज द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और जो हेलियोक्लीज था ये अंतिम यवन शासक था, ठीक है। अंतिम यवन शासक था हेलियोक्लीज बैक्ट्रिया का, ठीक है। बैक्ट्रिया का अंतिम यवन शासक कौन था? हेलियोक्लीज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यूक्रेटाइडिस था, ये खत्म हो गया, अब ये भी खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं मिनेंडर क्यों आते हैं? क्योंकि भैया डेमेट्रियस जो थे, जब डेमेट्रियस चले गए या ख़त्म हो गए, डेमेट्रियस के ख़त्म हो जाने के बाद उसके सहयोगी रहते हैं मिनेंडर, उसके सहयोगी रहते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो मिनेंडर जो रहते हैं वो अपने आप को स्वतंत्रता स्थापित कर देते हैं। और मिनेंडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को मिलिंद कहा गया है, ठीक है। मिनेंडर जो रहते हैं वे सिकंदर से ज़्यादा राज्यों को जीतते हैं और व्यास नदी पार कर ये यमुना तक पहुंच जाता है। और मिनेंडर के सिक्के मथुरा और बुंदेलखंड, मिनेंडर के सिक्के मथुरा और बुंदेलखंड तक पाए गए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका शासन मथुरा बुंदेलखंड पर भी था। और मिनेंडर के सिक्के भड़ौच के बाज़ार में अधिक मात्रा में चलते थे। कहाँ पे?
भड़ौच के बाजार में, भड़ौच क्या था, भड़ौच एक तरह से बंदरगाह था, ठीक है, तो यही बाजार था एक। तो भड़ौच के बाजार में मिनेंडर के सिक्के अधिक मात्रा में चलते थे। और मिनेंडर जो था ये पहला यवन शासक था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। प्रथम यवन राजा था ये, या शासक था, जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लेता है? बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है बौद्ध भिक्षु नागसेन से, ठीक है। बौद्ध धर्म की दीक्षा मिनेंडर किससे लेता है? नागसेन से लेता है। और नागसेन किसकी रचना करते हैं? मिलिंद पन्हो। किसकी? मिलिंद पन्हो की रचना कौन करता है? मिनेंडर। नागसेन मिलिंद पन्हो की रचना करते हैं। और इस मिलिंद पन्हो में है क्या? जो नागसेन और मिनेंडर के बीच संवाद होता है या प्रश्नोत्तर होता है बौद्ध धर्म को लेकर, उसी के बीच की जो संवाद था उसी को मिलिंद पन्हो में संग्रहित किया गया है, या उसका वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया है। अब मिनेंडर जो थे, मिनेंडर का जो पुत्र था, कौन था मिनेंडर का पुत्र? मिनेंडर के पुत्र थे स्ट्रैटो मिलिंद के पुत्र थे स्ट्रैटो। और स्ट्रैटो के भी सिक्के मथुरा से प्राप्त हुए हैं। और मिनेंडर क्या करता है? जब मिनेंडर अपने पुत्र के मोह में अपना सिंहासन त्याग देता है, ठीक है, अपना सिंहासन त्याग देता है। त्यागने के बाद जब मिनेंडर की मौत हो जाती है तो उसका पुत्र वयस्क नहीं रहता है, जिसके कारण मिनेंडर की पत्नी शासन का संचालन करती है, ठीक है। मिनेंडर की पत्नी शासन चलाती है। जब मिनेंडर की मौत हो जाती है तो पुत्र जवान नहीं रहता है या वयस्क नहीं रहता है, तो उसकी पत्नी शासन को चलाती है, मिनेंडर की पत्नी। और मिनेंडर की मौत के बाद जब शासन कमज़ोर हो जाता है तो शक रहते हैं, जिन्हें सीथियन भी कहा गया है, ठीक है, सीथियन भी कहा गया है, इनका आक्रमण होता है। जब इनका आक्रमण होता है तो यूथिडेमस जो वंश रहता है, ठीक है, जो यूथिडेमस वंश रहता है, यूथिडेमस वंश, इसका अंत हो जाता है, ठीक है। मिनेंडर मर जाता है, सत्ता कमज़ोर हो जाती है। जब सत्ता कमज़ोर हो जाती है तो शकों का आक्रमण होता है। किसका? शकों का आक्रमण होता है। तो ये मिनेंडर जो रहता है ये डेमेट्रियस के साथ ही आता है ना, तो उसी के वंश का होगा। और डेमेट्रियस के पिता कौन थे? यूथिडेमस। तो यूथिडेमस वंश का अंत शकों द्वारा कर दिया जाता है और शक अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद शकों का आक्रमण हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।